आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। खबरें लगातार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी के अंदर मचे घमासान के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। महाराष्ट्र से सूरत, गुजरात में डेरा डालने वाले एकनाथ शिंदे पार्टी के 33 विधायक और 7 निर्दलीय विधायकों समेत गुवाहाटी पहुंचे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी पहुंचने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमारे पास 40 विधायक हैं। दूसरी तरफ सीएम उद्धव ठाकरे ने आज दोपहर कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बता दें कि शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में बीजेपी संग सरकार बनाए जाने की मांग को लेकर पार्टी के विधायकों समेत सूरत पहुंचे थे। शिवसेना के सबसे वफादार नेताओं में से एक एकनाथ शिंदे ने पार्टी में बगावत करते हुए 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों को अपने साथ ले लिया है। राजनीतिक माहौल को गर्माता देख अब वो वहां से असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचे हैं। फिलहाल सूरत एयरपोर्ट पर गुवाहाटी के लिए रवाना होने से पहले शिवसेना से की गई बगावत को लेकर एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कह दिया है कि उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को नहीं छोड़ा है और आगे भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि हम बाला साहेब के हिंदुत्व का अनुसरण कर रहे हैं और इसे आगे भी ले जाएंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में हुए विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी को 5 सीटें जितवाने वाले सभी विधायक मंगलवार सुबह गुजरात के सूरत पहुंच गए थे, जिसके बाद शिंदे ने ये दावा किया है कि उन्हें 35 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और उन्होंने शिवसेना प्रमुख महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से बीजेपी संग सरकार बनाए जाने की मांग रखी थी। फिलहाल महाराष्ट्र में 4 बार के विधायक रहे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में शहरी विकास और पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। राष्ट्रपति चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही पद की उम्मीदवारों के नामों की घोषणा का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए उड़ीसा की आदिवासी महिला नेत्री और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू पर दांव चला। बीजेपी और एनडीए ने उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में हुए मंथन के बाद उनके नाम का खुलासा किया। बता दें कि इससे पहले बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 20 से ज्यादा नामों पर चर्चा हुई, लेकिन अंतिम फैसला द्रौपदी मुर्मू के नाम पर ही हुआ। द्रौपदी मुर्मू यदि देश की राष्ट्रपति निर्वाचित होती हैं तो ये पहला मौका होगा जब एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनेगी। इससे पहले मुर्मू के नाम इस बात का भी श्रेय है कि वो देश की पहली आदिवासी महिला गवर्नर रह चुकी है। जानकारी के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू 25 जून को अपना नामांकन दाखिल कर सकती हैं। इसके लिए बीजेपी ने 24 और 25 को अपने सभी वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली में रहने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल द्रौपदी मुर्मू 6 साल 1 महीने तक झारखंड के राज्यपाल पद पर अपनी सेवा दे चुकी हैं। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली से पंजाब लाए गए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। मंगलवार को अदालत ने गैंगस्टर की पुलिस हिरासत को 5 दिन के लिए बढ़ा दिया है। गैंगस्टर से चंडीगढ़ के पास खरड़ में अपराध जांच एजेंसी ने पूछताछ की थी। उसे बुलेट प्रूफ गाड़ी में भारी पुलिस बल के साथ यहां लाया गया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि पुलिस ने बिश्नोई की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। दिल्ली से लाए जाने के बाद उसे मानसा में एक अदालत में पेश किया गया था, जिसने उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। बीते सप्ताह जारी एक बयान में कहा गया था कि गायक मूसेवाला की हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई को एक आरोपी और साजिशकर्ता के तौर पर नामजद किया गया है। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपनी जांच में पाया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या इस्तेमाल किए गए हथियारों को सीमा पर से मंगाया गया था। वहीं इससे पहले दिल्ली पुलिस की टीम ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में 2 मुख्य निशानेबाजों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। साथ ही दिल्ली पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल आरोपियों के पास से पिस्तौल समेत हथियारों का जखीरा बरामद किया था।
पुलिस ने आरोपियों के पास से 50 गोलियां, 8 ग्रेनेड और ग्रेनेड लॉन्चर समेत अन्य सामान बरामद किया था। वहीं गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को 4 जुलाई तक हिरासत में भेजा गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में मची उथल-पुथल के बीच शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और ये दावा किया है कि पार्टी के एक विधायक भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। शिवसेना नेता ने देर रात ट्वीट कर आरोप लगाया है कि विधायक का मुंबई से अपहरण किया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि विधायक ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गुजरात पुलिस और गुंडों ने उनसे मारपीट की। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि गुजरात में मुंबई के गुंडे भी हैं। गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विधायक नितिन देशमुख सूरत में बीजेपी के कब्जे में है। मुंबई से उनका अपहरण किया गया है। सोमवार रात उन्होंने खुद को छुड़ाने का प्रयत्न किया, तब उनके साथ गुजरात पुलिस व गुंडों ने बेरहमी से मारपीट की। मुंबई में गुंडे भी वहां पर हैं। यूपी के रामपुर और आजमगढ़ इन दोनों लोकसभा सीटों पर 23 जून को उपचुनाव होना है। बता दें कि रामपुर लोकसभा सीट आजम खान और आजमगढ़ लोकसभा सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। दोनों ने ही संसदीय के ऊपर यूपी विधानसभा की सदस्यता को वरीयता दी। रामपुर लोकसभा सीट पर वैसे 6 कैंडिडेट मैदान में हैं, लेकिन जीत के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधी जंग है। भाजपा सीट छीनने और सपा बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। यहां से इस बार सपा से आजम खान के करीबी आसिम रजा मैदान में हैं। वहीं भाजपा से पूर्व एमएलसी घनश्याम सिंह लोधी कैंडिडेट हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर आकर जनसभा कर रहे हैं। वहीं सपा को जिताने की सारी जिम्मेदारी आजम खान पर है। अखिलेश यादव या मुलायम सिंह अभी तक प्रचार में नहीं पहुंचे, लेकिन आजम खान उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला वेस्ट यूपी के आजम के करीबी मुस्लिम विधायक चुनाव में जुटे हुए हैं और आजम जेल से बाहर जाने पर भावुक भाषण दे रहे हैं। गौरतलब है कि आजमगढ़ में सपा के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव हैं और उनके सामने बीजेपी के दिनेश यादव निरहुआ है। वहीं यहां बीएसपी ने मैदान में शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को उम्मीदवार बनाया है। यहां भी धर्मेंद्र यादव के प्रचार के लिए अखिलेश यादव नहीं पहुंचे हैं, जबकि सीएम योगी रविवार को रैली कर चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में 5वें दिन मंगलवार को 11 घंटे तक पूछताछ की। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ईडी कार्यालय में 5 दौर की हुई पूछताछ में कुल 54 घंटे बिताए और जांचकर्ताओं ने उनसे कई सत्रों में पूछताछ की और धन संशोधन निवारण अधिनियम के तहत उनका बयान दर्ज किया गया। फिलहाल राहुल गांधी को पूछताछ के लिए नया समन जारी नहीं किया गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि कम से कम अभी के लिए राहुल गांधी से पूछताछ पूरी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी से ईडी ये समझना चाहती थी कि कांग्रेस पार्टी द्वारा एजेएल को ऋण कैसे दिया गया था और क्या इस एजेएल कांग्रेस यंग इंडिया सौदे में कंपनी अधिनियम और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था। बता दें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडिया के प्रवर्तकों और बहुसंख्यक शेयर धारकों में से एक हैं। राहुल की तरह कांग्रेस अध्यक्ष के पास भी 38% हिस्सेदारी है। ईडी ने इस मामले में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से अप्रैल में पूछताछ की थी। वहीं एजेंसी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी मामले में पूछताछ के लिए आज तलब किया है। उधर कांग्रेस ने केंद्र पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है और पूरी कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। लखनऊ में बनने जा रहे डॉग पार्क को लेकर पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने यूपी सरकार से पूछा है कि इस पार्क के लिए बजट कहां से आया। उन्होंने साथ ही ये भी पूछा है कि ये पार्क केवल कार जीप से आने वाले कुत्तों के लिए नहीं है ना। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में डॉग पार्क बनवाने जा रही है। इसके लिए 20 जून को टेंडर को नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके बाद इसी टेंडर नोटिस का फोटो शेयर कर अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट किया और कहा कि अब गुल्लू के लिए पार्क बनवाने का बजट कहां से आ गया।
उस पार्क तक पहुंचने के लिए लखनऊ के अलग अलग इलाकों से अब गुल्लू बस सेवा भी शुरू करने की कृपा करें या फिर स्पष्ट करें कि ये पार्क बड़े लोगों की कार जीप से आने वाले गुल्लुओं के लिए ही है। गुल्लू के नाम पर उल्लू बनाना बंद करें। बता दें कि ये पार्क सीजी सिटी योजना के अंतर्गत बनवाया जाएगा, जिसका टेंडर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जारी किया है। इस पार्क को बनाने की अनुमानित लागत 498.119 लाख रुपए है और टेंडर भरने की आखिरी तारीख 19 जुलाई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।